नमस्कार। 2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम 3 मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। इन तीनों ही मुद्दों को लेकर लगातार नए नए चेहरों से चर्चा करते रहते हैं और उनसे विचार जानने की कोशिश करते हैं। उनका नजरिया 2030 के भारत को लेकर क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के एक अनुभवी नेता और गाजीपुर क्षेत्र से लोकसभा सांसद अफजल अंसारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत। तो सर, जिस तरह से हम 2030 के भारत को लेकर बात कर रहे हैं, 2030 का भारत एक सपना देखा गया है और सतत विकास लक्ष्यों की बात हो रही है, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मेरा आपसे यही है कि आप 2030 में भारत देश को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और आप अभी से 2030 की जो चिंता है आपके पास जी, मैं और जो प्रश्न आपने इसके लिए रखे, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, तो सब एक ही से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, और जब गरीब है कोई तो उसके सामने रोजी रोटी की समस्या है, और इसी को भुखमरी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक गरीब जब अपने रोजी रोटी का प्रबंध नहीं कर पा रहा है तो वह अपने शिक्षा का प्रबंध कैसे कर पाएगा। अब सवाल ये है कि देश की व्यवस्था चलाने वाले लोग, हमारे देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तमाम तरह के बनाए गए, और गरीबों के कल्याण की ये योजनाएं पेपर में तो हैं, फाइलों में हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखेंगी तो एक योजना जिसका ढिंढोरा पीटा जाता है वो है 5 किलो अनाज जी, वो गरीब को मिलेगा, और अभी अगले कई सालों तक मिलेगा। हमारी सरकार की मानसिकता इससे स्पष्ट हो जाती है कि गरीबों को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अभी कई साल तक सरकार के दी गई इस भीख पर ही उनको अपने भूख के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि सरकार ने हाथ उठा दिया है, समर्पण कर चुकी है रोजगार के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर। रोजगार में एक साधन है नौकरी का, तो उस सवाल पर तो वो हाथ उठा चुकी है। अब न कहीं देश में रिजर्वेशन का कोई मुद्दा रह गया है और न सरकारी नौकरियों का कुछ। बड़ी तेजी से ढिंढोरा पीटा जा रहा कि सरकार की ऐसी कार्य योजनाएं जिससे गरीब लोगों को खुद रोजगार करने के लिए हम अपने बैंकों से ऋण देंगे जी। लेकिन देखने में प्रैक्टिकल ये आ रहा, मैं खुद इंडस्ट्री कमेटी का सदस्य हूं और देश के तमाम जाने माने बैंकों के साथ मीटिंगें होती रह रही। अब 21 तारीख को फिर बैठक है। बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए जो आवेदन है वहां तो बहुत नर्मदिली से काम लिया जाता है। अगर कर्ज मांगने वाला करोड़ों और अरबों में अपेक्षा करता है तो उसकी झोली तो भर जाएगी, लेकिन छोटे मोटे रोजगार के लिए जब कोई अपनी कार्य योजना लेके जाता है तो उसमें तमाम तरह के मीन मेख निकाल करके उसमें से बहुत से आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है रोजी रोजगार का। सर, आपने यहाँ रोजगार की बात की, मैं एक चीज कहना चाहूंगी। एक रिपोर्ट पढ़ रही थी मैं हाल फिलहाल में, तो उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की वो रिपोर्ट थी। कुछ यूथ्स जो थे उनके द्वारा कुछ बातें कही गई थी। कई ऐसे यूथ्स थे वहां पर जो
उत्तर प्रदेश से माइग्रेट होकर, खासकर अगर मैं कुछ एरिया की बात करूं जैसे गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया और उसके आसपास के एरियाज की बात करूं, तो वहां से माइग्रेट होकर बाहर मेट्रो सिटीज में गए हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ वहीं के कुछ लोग ऐसे थे जो हम अपना छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि चाय का स्टॉल लगा है या फिर जो भी है छोटा मोटा उनका खुद का बिजनेस है, तो वो लोग सेटिस्फाइड थे सरकार से। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो फिर ये चीज देखी जाती है, जो काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड है सरकार से, लेकिन जिसको नौकरी चाहिए उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, रोजगार का सवाल है। इस सरकार के मुखिया ने खुद ही कह दिया था पकौड़ी बेचने के लिए और चाय बेचने के लिए। तो एक गरीब का सपना यहीं तक सीमित रहे, इसी बात का प्रबंध है। ठेला लगा ले, चाय बना ले, कितने लोगों को चाय पिलाएगा, कितने लोगों को पकौड़ी खिलाएगा? यह तो वो झुनझुना है जिस झुनझुने से वो खेल के दिल तो बहला सकता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। 2030 के भारत का जब मतलब आप ये कहना देख रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर स्वयं का रोजगार नहीं, जाता है, जो आज छोटे बड़े हर तरह के रोजगार, धंधे और कोई भी काम के लिए पक्षधर हैं, लेकिन हम इस पे इतराज करना चाहते हैं जो बैंकों के माध्यम से उनको कर्ज देने की व्यवस्था है। हमारे देश में 8,000-9,000 करोड़ रुपया विजय माल्या लेकर के विदेश चला जाएगा, उसको लोन दे दिया जाएगा, कोई सावधानी नहीं बरती जाएगी। नीरव मोदी, ललित मोदी, हजारों करोड़ में लेने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। और आप दूसरी तरफ उन योजनाओं को गौर से देखिए तो 5 लाख 10 लाख के लिए दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जा रही बैंकों में कि हमारी मंजूरी हो जाए। और उससे ऊपर अगर आप बढ़े 50 लाख की बात किए तो दुनिया भर के प्रतिबंध आने शुरू हो गए। 1 करोड़ की बात किए। अब आप सोचिए कि आज के दौर में 10 लाख 20 लाख रुपए से कौन सा कर्ज लेकर के कौन सा धंधा करेगा कि अपना परिवार चला लेगा? परिवार की कल्पना तो ये करेंगे ना कि परिवार में वो स्वयं है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसके बच्चे हैं, उसका बूढ़ा पिता है, कोई बीमार है और किसी को शिक्षा दिलाना है और किसी की परवरिश भी करना है। तो एक ऐसे परिवार को जिलाने के लिए जो कितने लोगों को ठेले पे चाय बेचवाइएगा और कितने लोगों को ठेले पे पकौड़ी छरवाइएगा? ठीक है सर, सरकार के पास जो परंपरागत बहुत से रोजगार हैं, जैसे हमारे गांव में गरीब तबकों में एक कहा जाता है पवनी जातियां हैं। ये क्या है? ये जब देश में गुलामी थी, जमींदारों के लोग गुलाम हुआ करते थे, तो पवनी, और पवनी में कौन है? तो धोबी है, कपड़ा धोएगा। दूसरा पवनी जात कौन है? तो नाई है, जो दाढ़ी बनाएगा, सल के बाल छीलने का काम, बनाने का काम करेगा। तीसरा कौन है? लोहार है, बढ़ी, जो खाट हमारी बनाएगा, चौकी हमारी बनाएगा, और दूसरे जो लकड़ी से संबंधित काम है वो बढ़ी करेगा। तो यह जो पौनी जातियां हमारी, इनके पास जो अपने परंपरागत रोजगार धंधे के तरीके रहे हैं, उनको और आधुनिक युग के हिसाब से विकसित करने के लिए अगर दिल खोल के सरकार बिना किसी मतलब झंझट के उनको अगर देती है, कोई सैलून खोल लेगा, अच्छा सा सैलून खोले और उसमें वो अपना वही परंपरागत काम करे, तो हो सकता है सैलून में 10 आदमी को रोजगार भी दे देगा, काम करने वाले कर्मचारियों को, और अपने परिवार की भी परवरिश कर लेगा। लेकिन समस्या ये है कि आपके मुंह से निकला चाय बेचने वाली बात, तो वही मुझे याद आ गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पकौड़ी बेचने वाली बात कही थी। तो मुझे चाय पकौड़ी यहीं तक सीमित रह जाएगा अगर गरीब का सपना नहीं, हमें उससे ऊपर उठना है। क्योंकि अगर हम उससे ऊपर नहीं उठेंगे तो ना अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, न उनकी परवरिश कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात शिक्षा नीति पर आ जाइए।
हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक शिक्षा उनके लिए जो सक्षम लोग हैं आर्थिक रूप से, उनके बच्चे मॉन्टेसरी स्कूलों में जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, महंगी फीस है, 2,000 रुपए कक्षा 2-3 में पढ़ने वाले बच्चों से 4,000 और 5,000। हम बिल्कुल कम वालों की बता रहे हैं। ऐसे भी विद्यालय हैं जहां 2 और 4 और 5 में पढ़ने वाले 10,000, 20,000 और 50,000 भी है। लेकिन हम वो वालों की बता रहे हैं। स्थिति है शिक्षा को लेकर, अगर मैं बात करूं, जैसे आप कह रहे कि कई ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ 4,000, 5,000 रुपए में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे विद्यालयों की जो शिक्षा है वो भी तो उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं है ना। तो क्या कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सरकार की विद्यालय है वहीं पर कुछ तमाम सुविधाएं मौजूद करा दी जाए? हम बता रहे हैं आपको क्या है जी। जो सरकारी स्कूल हैं, बेसिक प्राइमरी पाठशाला कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, जूनियर हाई स्कूल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, और हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9, कक्षा 10, इंटरमीडिएट कॉलेज कक्षा 11 और कक्षा 12। अब आइए लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने की बात। हमारे यहाँ अभी तक हम लोग विकसित हो चुके हैं, विकसित होने का सपना देख रहे हैं। विश्व बैंक कह रहा है कि 2047 में भी आप नहीं हो पाएंगे जितना कर्ज आपने ले लिया और जिस रफ्तार में आप चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सपना तो देख सकते हैं, हम सपना दिखा भी सकते हैं। वही है, सपने कब से दिखाए जा रहे हैं? पहले 2020 तो का वही सपना देखिए और सपना देखते देखते वैकुंठ में चले जाइए। सवाल तो ये है कि जब तक इस देश से दोहरी शिक्षा नीति का यह नीति समाप्त नहीं की जाएगी, तब तक गरीबों के बच्चों को, गांव में रहने वाले आम इंसान, किसान या सामान्य लोगों को शिक्षा का तो कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार की कार्य योजनाओं में प्राइमरी स्कूल है, उसमें एक अध्यापक है, एक शिक्षा मित्र रख दिया, बहुत दानी है तो 2 हो गए। अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाइए और पता चला 400 बच्चे हैं। तो 400 बच्चों को कक्षा 1 की भी शिक्षा और कक्षा 5 तक की शिक्षा कैसे संभव है? सरकारी स्कूल में जो अध्यापक पढ़ा रहा उसकी तो सरकारी टीचर है, उसकी सैलरी है 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,00,000 से भी ज्यादा अगर वो सीनियर है तो। लेकिन वो प्राइवेट स्कूल जहां फीस तो ज्यादा वसूली जा रही, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, वहां जो स्कूल में पढ़ाने वाले, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, आप इसको अध्ययन कर लीजिए, मेरी बात को परख लीजिए जाकर के। उनको मुश्किल से 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 रुपया सैलरी दी जाती है और उनसे वो प्राइवेट स्कूल है। बेरोजगार नौजवानों की बाढ़ आ गई है, वो सारे बेरोजगार नौजवान उस तरह के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनको 5,000, 8,000, 10,000 और 15,000 रुपया वेतन मिल गया तो वो उसी में किसी तरह से खुशी अपनी समझ करके, और सरकार ने निराश कर दिया हमारे नौजवानों। बिल्कुल सर, इस बात में मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलें हैं वहां पर शिक्षकों को मानदेय तो ज्यादा मिलता है, शिक्षकों की सैलरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन वहीं शिक्षा की अगर हम बात करें तो वहां पर बिल्कुल उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। देखिए, शिक्षा का जो मुद्दा है या फिर शिक्षा, गरीबी, दोनों ही जो मुद्दे हैं वो आज के मुद्दे नहीं है, या फिर जो मौजूदा सरकार चल रही है उन सरकार के मुद्दे भी, ये मुद्दे हमारे तो चले आ रहे हैं ना आजादी के बाद से। मुझे अपनी बात पूरी कर दीजिए। आजादी के सर ये मुद्दे चले आ रहे हैं, गरीबी का, भुखमरी का, विकास का मुद्दा चला आ रहा है, ठीक है। तो सवाल मेरा सर ये है कि सरकार की हम बात कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, तो 75 सालों में इतनी सारी सरकारें बदली, ठीक है, लेकिन अभी तक स्थिति वही की वही बनी है। तो किसी एक सरकार को हम कैसे दोष दे सकते हैं? हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा के प्रति इस सरकार ने इस तरह की योजना बना डाली और उसको क्रियान्वित कर रही है। एक कुछ दिनों के बाद गरीबों के बच्चे, मेहनत कश लोगों के बच्चे, कमाने खाने वाली, रोजी रोजगार धंधा करने वालों के बच्चे
शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, वो पढ़ा ही नहीं सकेंगे, इतनी महंगी हो जाएगी ये शिक्षा। ये प्रबंध किया गया है। बड़ी की शिक्षाओं की बात नहीं कर रहे। आज हमारे यहाँ अगर कोई गरीब आदमी, कोई किसान, कोई सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर चाहे कि अपने बेटा बेटी को हम डॉक्टर बना लें, तो 1 करोड़ रुपया फीस लगेगी उसको MBBS का एडमिशन लेने में। बड़े बड़े कॉलेजों में नहीं, एक मीडियम क्लास में 1 करोड़, और फिर हर साल की फीस अलग। आदमी अपनी हैसियत बेच देगा, अपना खेवट खसरा खतियौनी सब बेच देगा, तब भी वो अपने बच्चे को डॉक्टर तो नहीं बना सकता। तो इस सरकार की यह नीति है कि शिक्षा को इतना महंगा कर दो, इतनी महंगी कर दो शिक्षा कि गरीब पढ़े ना। अगर गरीब नहीं पढ़ेगा तो बड़े बड़े पूंजीपतियों और ये कारपोरेट घराने के लोगों को अपनी गाड़ियों को पुछवाने के लिए, सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए, घर की चौकीदारी करने के लिए, साफ सफाई का काम उनके सेवक के रूप में, गुलाम के रूप में आगे भी करने के लिए अपने आप रास्ता बन जाएगा। तो अभी जो सरकार की कार्य योजनाएं हैं, उन कार्य योजनाओं से न भूखमरी खत्म होने जा रही है। क्या योजनाएं लानी चाहिए सवाल, क्योंकि देखिए मौजूदा स्थिति को देखे, मौजूदा योजनाओं को देखे, फिर चाहे वो मुफ्त में राशन देना हो या और भी कोई योजना हो, सरकार कोई भी हो, मेरा सुझाव अगर आपने पूछा तो मैं यही बताऊंगा कि सबसे प्रथम कार्य ये दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर देना चाहिए। सर एक चीज, समाजवादी पार्टी को मौका दिया सुनिए, पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक को जो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने की, उसको सबकी व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए और उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलिंग शिक्षा तो सबको दीजिए आप, हाई स्कूल और इंटर तक। उसके बाद की शिक्षा में उनको ऐसी शिक्षा दीजिए जो उनकी शिक्षा ही उनकी रोजी का साधन बन जाए। उनकी शिक्षा को उनकी रोजी से जोड़िए, टेक्निकल उनको शिक्षा दीजिए, आवश्यकता इस बात की है, और मुफ्त शिक्षा दीजिए। इतनी महंगी शिक्षा सिर्फ इसलिए की जा रही है कि गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके। एक रिक्शा खींचने वाला व्यक्ति, एक पीठ पर बोरा ढोने वाला व्यक्ति, एक खेतों में किसानी करने वाला व्यक्ति कैसे पढ़ा सकता है अपने बच्चों को? ये जानबूझ के शिक्षा महंगी की गई। और जब शिक्षा दूर से हम दूर हो जाएंगे, हमारा समाज दूर हो जाएगा, हमारे वंशज दूर हो जाएंगे, तो फिर उनके जीवन में कोई सपना ही नहीं रह जाएगा। वही चाय बेचो, पकौड़ी छानो और बाबू लोगों की सेवा करो, यही सपना रह जाएगा। इसलिए आपके तीनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2030 तक, उससे पहले अगर देश की जनता नहीं जगी और सरकार ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके, खास तौर से हमारी महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देने के लिए एक विकास खंड, गांव एक इकाई है, गांव से बड़ी इकाई को विकास खंड कहते हैं। एक विकास खंड में, एक जनरल बता रहा हूं, 70 से लेके 100 सवा 100 गांव होते हैं, गांव पंचायतें होती हैं एक विकास खंड में। आज तक उत्तर प्रदेश में एक विकास खंड में एक लड़कियों के पढ़ने के लिए एक GGIC नहीं है, एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है। आज तक, आजादी के 75 साल बाद तक, जो सरकार अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए एक इंटरमीडिएट कॉलेज 100 गांव के बीच में नहीं दे पाया, 100 गांव के बीच में नहीं दे पाया। आपने कहा कि आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक एक भी ऐसी कॉलेज नहीं है, खास करके बालिकाओं के लिए। तो आजादी के 75 साल हो गए, इसमें तो कई सरकारें आई, फिर इस चीज को लेकर तो हम किसी एक सरकार पर दोष नहीं दे सकते। मैं निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। सरकारों ने काम किया। देश बहुत बड़ा, विविधताओं से भरा पड़ा, और इतने बड़े देश में जो विकास का संतुलन होना चाहिए था, उसमें भेदभाव हुआ।
किसी क्षेत्र में इसी देश में जाइएगा तो तरक्की के तमाम साधन हैं। आज गुजरात का मुकाबला इस भारत में कोई दूसरे प्रांत से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे साधन और सारे सिस्टम, महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत परियोजनाएं भी गुजरात भेज दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले काम भी गुजरात के ठेकेदारों से कराए जाएंगे। तो ये जो सिस्टम बना दिया गया कि संतुलन बिगड़ गया, और संतुलन बिगड़ जाने से आप देखिए एक नीति बनाई गई है शिक्षा के क्षेत्र में कि जिस जनपद में 150 डिग्री कॉलेज होंगे, उस जनपद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सरकार करेगी। हम गाजीपुर जनपद को बिलोंग करते हैं, 350 डिग्री कॉलेज है, हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं। मत दो हमें नौकरी, मत दो हमें रोजगार, मत दीजिए हमें रोजगार का साधन, लेकिन हमें शिक्षा हासिल करने के लिए एक विश्वविद्यालय तो दे दीजिए। हमारे नौजवान अपने उस विश्वविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा से और उस रास्ते से अपनी जिंदगी का रास्ता तय कर लेंगे। लेकिन है बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बेटों के लिए शिक्षा के साधनों का घोर अभाव है। बिल्कुल सर, शिक्षा कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम रोल निभाती है और जरूरी भी है, क्योंकि शिक्षा होगी तो जाहिर तौर पर गरीबी और भुखमरी दोनों ही चीजों में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि समय की कमी हमारे पास, तो एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि 2030 के भारत में आपका क्या योगदान होगा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा 2030 के भारत को लेकर और जनता को लेकर और इस देश को विकसित बनाने को लेकर? देखिए 2030 बहुत दिन है अभी, आज हम लोग अभी 2025 में हैं जी। 72 साल मेरी उम्र हो चुकी है। भगवान जाने 2030 तक क्या स्थिति होगी मेरी, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो है, जिसके लिए हमारा सपना था कि ये कल देश की कर्णधार बनेगी, हमें अपने नौजवानों के चेहरे में उदासी और मायूसी दिखाई दे रही। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं हमारे जैसे व्यक्ति को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, जिस तरह से सरकार ने सारे साधनों को कुछ विशेष लोगों के लिए सुपुर्द कर देने का एकदम बीड़ा उठा लिया है, जिसको हवाई जहाज चलाने का कोई आइडिया नहीं। उसको सर, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अरे साहब, मेरी औकात क्या है? मैं गाजीपुर का एक सांसद हूँ। समाज में समरसता बनी रहे, हमारे गाजीपुर जनपद और इस पूर्वांचल के क्षेत्र में सरकार की जो कार्य योजनाएं हैं उसे व्यवहार के रूप में लागू किया जाए, फैले हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और लोगों के अंदर जागृति पैदा हो, अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हों, पढ़ाएं और शिक्षा को अपना माध्यम बनाएं। वही शिक्षा उनको आगे भविष्य में अपने मार्ग की ओर ले जाने में सफल होगी। ये मेरा प्रयास होगा कि जहां तक मेरे पास क्षमता है उस क्षमता से मैं शिक्षा के क्षेत्र में यह जो दोहरी शिक्षा नीति है इसको समाप्त कराने के लिए, गाजीपुर में महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए और गाजीपुर में रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार के सामने मैं अपनी बात बुलंदी के साथ उठाता रहूंगा। हमारे जैसे सांसद को अपनी बात उठाने का, इसके अलावा कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि एक दिन इस सरकार को सुनना पड़ेगा और उस दिशा में कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आवाज उठाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का एक बहुत ही मुख्य किरदार होता है डेमोक्रेसी में, है ना। और अगर आवाज उठाई जाएगी तभी बदलाव नजर आएगा। और रही बात, अगर जैसे आपने कहा कि शिक्षा की हम बात करें, तो जाहिर तौर पर अगर हमारी देश में शिक्षा प्रणाली सही होगी, सभी को बराबर शिक्षा मिलेगी और जिस तरह से रिसोर्सेज की आपने बात की, अगर रिसोर्सेज का डिवीजन इक्वली होगा
तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर देश में तरक्की देखने को मिलेगी। जैसे आपने कहा कि आपका प्रयास होगा कि गाजीपुर में महाविद्यालय बने। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं कामना भी करती हूँ कि आपका ये प्रयास जरूर सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।